हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने बात की थी कि कैसे गैमीटोजेनेसिस होती है, कैसे रिस्पेक्टिवली हमारे स्टेमन और पिस्टिल के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। फिर जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं उनसे रिस्पेक्टिवली आगे जाके कैसे पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक बनता है, और फिर पॉलिनेशन की प्रोसेस से कैसे पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है। एंथर से निकली हुई पोलन ग्रेन्स को लैंड करना होता है स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, इसके बाद अगर सही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर जाती है तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होते हैं, यानी ये पोलन ग्रेन अगर एक्सेप्ट कर ली गई, अगर कंपैटिबल निकली तो इसमें से निकल के आएगी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की मदद से मेल गैमीट्स जो हैं जाएंगे ओव्यूल की तरफ, मेगास्पोरेंजियम की तरफ, हमारे एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेंगे। और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्योंकि फीमेल गैमीट है तो मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट के पास अब पहुंचने ही वाले हैं। यानी प्री फर्टिलाइजेशन में जो भी इवेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले पहले की जो भी प्रोसेस है वो तो हमने डिस्कस कर ली। अब चलो डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और फर्टिलाइजेशन की बाद की चीज़ों को। तो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में यार हमें एक यूनिक इवेंट मिलता है जिसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आप भी सोच रहे होगे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में तो एक मेल और एक फीमेल गैमीट को आपस में मिल के, आपस में सिनगेमी करके एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पोलन ग्रेन का जो जनरेटिव सेल था वो डिवाइड करके बना देता है दो मेल गैमीट, यानी दो मेल गैमीट यहाँ पे आ रहे हैं, जबकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में ज़रूरत हमको एक मेल और एक फीमेल गैमीट की खाली होती है। तो अब ये दूसरा मेल गैमीट क्या करेगा, ये इन्वॉल्व हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन में, जो हमारे एंजियोस्पर्म्स में पाया जाने वाला एक यूनिक इवेंट है। और यही आपको समझना है कि जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एक मेल और एक फीमेल गैमीट का काम होता है तो यहाँ पर दूसरा मेल गैमीट क्या करने आया है। After entering one of the synergids, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergid. अब synergid के अंदर pollen tube घुस गई और इसमें मेल गैमीट्स को रिलीज कर दिया। अब इनमें से एक मेल गैमीट तो सीधा फीमेल गैमीट के पास जाएगा। One of the male gametes moves towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy. तो ये मेल और फीमेल गैमीट की आपस में जो फ्यूजन हो रही है, जो फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसको तो हम सिनगेमी बोलेंगे। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल, द जाइगोट। तो यार ये तो हर जगह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में यूनिवर्सल है कि एक हेप्लॉइड मेल गैमीट आया, एक हेप्लॉइड फीमेल गैमीट के पास, और आपस में दोनों ने फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट नाम का डिप्लॉयड सेल बना लिया। इससे आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा, इसी से आगे जाके जो यंग वंस है वो तैयार होंगे सेल डिवीजन के बाद में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पोलन ट्यूब में एक नहीं दो मेल गैमीट आ रहे थे, तो इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। द अदर मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पर दूसरे मेल गैमीट ने जाके क्या किया, उसको भी कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको ध्यान है कि बीच में एक बड़ा सा सेल था जिसमें एक नहीं दो हेप्लॉइड न्यूक्लियस थे, क्योंकि 8 न्यूक्लियस हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं, जिसमें से 3 एंटीपोडल सेल में, 3 एग अपरेटस में। तो बीच वाले सेंट्रल सेल में रह गए 2, और हमारे पास जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो आकर फ्यूजन करता है इन्हीं 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो हमारे पास एक हेप्लॉइड गैमीट आ रहा था, 2 हेप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ आके वो मिल गया। ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस ये कहलाती है, और एज अ रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, हमको एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस मिल जाएगा जो 3 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई के आपस में मिलने से बना है। एक हमारा मेल गैमीट और 2 हमारे पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट थे। तो द सेंट्रल सेल, द अदर मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट में हम PEN बोलते हैं। As this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed triple fusion. तो यार डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया, एक तो अपनी नॉर्मल फर्टिलाइजेशन जो गैमीट्स के बीच में होती है, इसको हमने बोला सिनगेमी। लेकिन दूसरा मेल गैमीट जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन कर रहा है, जो 2 न्यूक्लियस सेंट्रल सेल में थे उनके साथ फ्यूजन कर रहा है, और क्योंकि 3 न्यूक्लियस यहाँ पर आपस में फ्यूज कर गए तो इसको ट्रिपल फ्यूजन हमने कहा। Since 2 types of fusion, syngamy and triple fusion, take place in an embryo sac, the phenomena is termed double fertilization, an event unique to flowering plants. The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell. Central cell के न्यूक्लियस जब ट्रिपल फ्यूजन कर गए तो उसके बाद ये सेंट्रल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाएगा, एंड इट डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म व्हाइल जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन में सिंपली हमको यही समझना है कि हमारे पास क्योंकि एक के बजाय 2 मेल गैमीट थे तो 2 फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुई। एक तो सिंपल सिनगेमी मेल गैमीट की एग के साथ में, जिससे डिप्लॉयड जाइगोट बना, आगे जाके इसमें से एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन दूसरी जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है ये हुआ ट्रिपल
फ्यूजन हमारे मेल गैमीट का हमारे सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियस के साथ, और ये 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में मिलकर बना देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सेंट्रल सेल जो कि इन्हें पोजेस करता है कहलाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसी से आगे जाके बनेगा एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म क्या होता है ये आगे जाके हमको पता लग ही जाएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स जब हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो दोनों के बारे में जानेंगे। So, following double fertilization, events of endosperm and embryo development, maturation of ovules into seeds and ovary into fruit are collectively termed post-fertilization event. तो यही सब होने वाला है यार। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना था उसमें से बन जाएगा एम्ब्रियो, जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना था उसमें से बन जाएगा एंडोस्पर्म, सीड हमारे बनेंगे ओव्यूल से, और फ्रूट डेवलप हो जाएगा हमारा ओवरी से। यही सारे प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। यही हमारे फाइनल प्रोडक्ट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के। कौन? सीड और फ्रूट। तो चलो सबसे पहले एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि सीड, फ्रूट, एम्ब्रियो ये क्या होता है इसके बारे में तो हमें पहले भी आइडिया रहता है, लेकिन एंडोस्पर्म हम पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस में देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावरिंग प्लांट्स में ही देखते हैं। सो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रिसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये हमको याद रखना है कि इससे पहले कि जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो, हमारे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो जाती है। क्यों? The primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. The cells of this tissue are filled with reserve food materials and they are used for nutrition of developing embryo. तो क्योंकि एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए ये एंडोस्पर्म टिश्यू बना है, इसीलिए ये एम्ब्रियो के बनने से पहले ही बन जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि एम्ब्रियो बन जाए और उसके पास खाने के लिए कुछ हो ही ना, इसीलिए हमारे एम्ब्रियो बनने से पहले, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म बन के तैयार हो जाएगा। In the most common type of endosperm development, primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear divisions to give rise to free nuclei. तो सबसे पहले क्या होता है कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट किस तरह से प्रोसीड करती है। हमारे पास एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियर डिवीजन करता है। जैसे कि हमारे एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट के दौरान आपने देखा था कि जो फंक्शनल मेगास्पोर था खाली उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा था, पूरा सेल डिवाइड नहीं कर रहा था। वैसा ही यहाँ पे होगा कि हमारे पास जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है ये डिवाइड करता चला जाएगा और कई सारे फ्री न्यूक्लियस बन जाएंगे। पूरा का पूरा सेल नहीं डिवाइड होगा, लेकिन कई सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, न्यूक्लियस की कॉपीज बन जाएंगी। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। खूब सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं इसी तरह से फ्री न्यूक्लियर डिविजन से, और सेल वॉल्स ले डाउन नहीं होती है, तो न्यूक्लियस फ्रीली वहां पर प्रेजेंट होते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के दौरान। Subsequently, cell wall formation occurs and endosperm becomes cellular. इसके बाद इन जो हमारे फ्री न्यूक्लियस बने इनके चारों तरफ सेल वॉल्स ले डाउन हो जाती हैं और हमारा एंडोस्पर्म नेचर में सेलुलर हो जाता है। अब वो सेल्स का बना है, खाली न्यूक्लियस उसमें नहीं तैर रहे हैं। तो ये 2 स्टेज हो गई। The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. The coconut water from tender coconut that you are familiar with is nothing but the free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei and the surrounding white kernel is the cellular endosperm. तो नारियल का जो सीड है उसका अगर एग्जाम्पल लोगे एंडोस्पर्म आपको सही से समझ में आ जाएगा। वहाँ पर आपको एंडोस्पर्म नजर आता है मैच्योर सीड के अंदर भी। जो हमारे नारियल का पानी होता है जिसे हम पीते हैं वो असल में न्यूक्लियाई का बना होता है, जो कि इसी तरह से एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के दौरान फ्री न्यूक्लियस बन गए थे। लेकिन जो सफ़ेद पार्ट होता है जो अंदर का नारियल का, वो इसका सेलुलर एंडोस्पर्म है, इसीलिए वो सॉलिड टाइप का होता है और अंदर पानी बिकॉज फ्री न्यूक्लियाई का बना हुआ है इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में हमको मिलता है। तो नारियल के अंदर सेलुलर और फ्री न्यूक्लियर दोनों तरह के एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल अपन ने देख लिया। एंडोस्पर्म में इधर भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। कई बार तो यही होता है, डाइकॉट्स में तो ज़्यादातर हम यही देखेंगे कि क्योंकि एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए एंडोस्पर्म होता है, तो जब सीड मैच्योर हो जाएगी ना उसमें आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, एम्ब्रियो उसको पूरा खत्म कर चुका है, पूरा खा चुका है। तो इस तरह की सीड्स में हमारी मैच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड होता है और सीड में मैच्योर होने के बाद हमें नजर नहीं आता। जैसे कि पी है, ग्राउंडनट है, बीन्स है, सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जांपल्स हमको दिए हैं क्योंकि ये डाइकॉट्स हैं और ज़्यादातर डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म मैच्योर सीड्स में परसिस्ट नहीं करता है। बट इट में ऑल्सो परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। ऐसा हो सकता है कि सारा एंडोस्पर्म हमारा एम्ब्रियो खत्म नहीं कर पाया है और हमारी मैच्योर सीड के अंदर भी एम्ब्रियो में हमको हमारा एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है सीड के अंदर में। तो इस तरह की सीड जहाँ पर हमारी मैच्योर सीड में भी एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है, कैस्टर और कोकोनट इसका एग्जाम्पल है। एंड एंडोस्पर्म अब सीड जर्मिनेशन के दौरान यूज हो सकता है, बाद में काम आएगा। ठीक है, तो हमारी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से यार 2 चीज़ें बनी थी। एक बना था एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन से, दूसरा बना था एम्ब्रियो।
हमारी सिनगेमी से। तो चलो एंडोस्पर्म के बारे में तो हमने देख लिया कि कैसे कैसे ये बनता है और इसका फंक्शन क्या रहता है। ब्रॉडली एंडोस्पर्म के बारे में इतना ही होता है। और दूसरी चीज़ हमको ये याद रखनी है कि कौन से सीड्स में एंडोस्पर्म हमको नहीं मिलता है और कौन से सीड्स में मैच्योरिटी पे भी हमको नजर आता है। ज़्यादातर मोनोकॉट्स में आप ऐसा देखोगे कि एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है मैच्योर सीड में, और ज़्यादातर डाइकॉट्स में लार्जली हमें एंडोस्पर्म मैच्योर सीड के अंदर नहीं मिलता है। अब चलो आ जाते हैं एम्ब्रियो पे। हालांकि एम्ब्रियो के बारे में ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप पहले से ही जानते हो। ये जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मालूम ही है कि मेल और फीमेल गैमीट की सिनगेमी से जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर बाद में सेल डिवीजन करता है तो एम्ब्रियो बन जाता है। और प्लांट्स के केस में, हमारे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के केस में, ये एम्ब्रियो सीड नाम के स्ट्रक्चर के अंदर बंद होता है। यही हमारा यंग प्लांट है कि जब सीड को सही कंडीशन मिलेगी, सीड जर्मिनेट कर जाएगी, तो ये एम्ब्रियो बाहर निकल आएगा सीड कोट को तोड़ के और एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated। अब यार zygote कहाँ situated होगा? जहाँ पर egg था, egg micropylar end पे था, वहाँ पर ही आकर मेल गैमीट ने उसको फर्टिलाइज किया, तो zygote भी micropylar साइड पे ही बना और हमारा embryo भी micropylar साइड पे ही डेवलप हुआ। Most zygotes divide only after a certain amount of endosperm is formed। फिर वही बात बता रहा है कि एंडोस्पर्म पहले बन जाता है, उसके बाद जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाना चालू करता है, ताकि एम्ब्रियो के पास खाने के लिए कुछ ना कुछ रहे, क्योंकि एंडोस्पर्म का ही काम है हमारे एम्ब्रियो को नरिशमेंट करना। This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, that is embryogeny, are similar in both monocots and dicots। मोनोकॉट और डाइकॉट की सीड तो अलग अलग होती है, सभी चीज़ें उनमें अलग अलग होती है, मॉर्फोलॉजी भी उनकी अलग है, एनाटॉमी भी अलग है। लेकिन अगर आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस देखोगे तो आपको वही चीज़ें नजर आएंगी कि पहले सिंगल सेल जाइगोट है, फिर डिवाइड होकर इसने 2, 4, 8, 16 सेल्स बनाए, हमें एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो की स्टेज आती है, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो की स्टेज आती है, और फिर फाइनली हमारे पास कॉटिलेडन्स, रेडिकल, प्लूम्यूल, ये सारी चीज़ें हमारे एम्ब्रियो के अंदर हमको नज़र आने लगती हैं। तो यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाता है कि एम्ब्रियोजेनी की कौन सी कॉमन स्टेजेस हैं जो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में हमको मिलेंगी। हालांकि इस डायग्राम में जो हमारा एम्ब्रियो मैच्योर हो रहा है, उसके बाद डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रियो की फॉर्मेशन दिखाई गई है। सो द जाइगोट गिव्स राइज टू प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली हमारी ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड और मैच्योर एम्ब्रियो की स्टेजेस आ जाती हैं। A typical dicotyledonous embryo consists of embryonal axis and two cotyledon। एम्ब्रियो के क्या क्या हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं, एक तो एम्ब्रियो की मेन एक्सिस और फिर हमारे कॉटिलेडन्स। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इज द एपिकॉटिल। कॉटिलेडन के लेवल के ऊपर का जो हिस्सा है एम्ब्रियो की एक्सिस का, ये एपिकॉटिल कहलाता है। एंड इट टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल और द स्टेम टिप। प्लूम्यूल क्या है? वो हिस्सा है एम्ब्रियो का जब एम्ब्रियो हमारा एक यंग प्लांट में डेवलप होगा, जब सीड जर्मिनेट होगी, तो इसी प्लूम्यूल में से हमारे नए प्लांट का शूट सिस्टम बनने वाला है, स्टेम बनने वाली है। तो ये हो गया प्लूम्यूल। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स, जो पार्ट हमारे एम्ब्रियो के एक्सिस का कॉटिलेडन के लेवल के नीचे की साइड है, इसको हम हाइपोकॉटिल बोलते हैं। एंड दिस टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। रेडिकल वो है जिससे हमारे नए प्लांट का, यंग प्लांट का रूट सिस्टम बनेगा। द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप। Now, if we talk about the embryo of monocots, the monocots possess only one cotyledon। मेन अंतर तो यही है कि डाइकॉट की सीड में 2 cotyledon होते हैं उसके एम्ब्रियो के पास, और मोनोकॉट के पास खाली 1 cotyledon होता है। In the grass family, this cotyledon is called scutellum and it is situated towards one side of the embryonal axis। तो एक साइड को, बड़े से साइज का जो शील्ड शेप्ड cotyledon हमें ग्रासेस के केस में मिलेगा, ये scutellum कहलाता है। At its lower end, the embryonal axis has the radicle and the root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza। तो यहाँ पर जो रेडिकल रहता है हमारे मोनोकॉट सीड में, हमारे मोनोकॉटिलेडनस प्लांट के एम्ब्रियो में, ये कोलियोराइजा नाम की एक शीट से कवर्ड रहता है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कटलम इज एपिकॉटिल। एपिकॉटिल में शूट एपेक्स होगा, लीफ प्रिमोडिया होंगे, जो कॉलियोप्टिल नाम के एक हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज रहेंगे। हॉलो फॉलियो स्ट्रक्चर मतलब एक लीफ लाइक ग्रीन सा स्ट्रक्चर जो कि हॉलो है, जो कि हमारे शूट टिप को, शूट एपेक्स को कवर करके रखता है। तो रूट एपेक्स को कवर कर रहा है कोलियोराइजा और हमारे शूट एपेक्स को कवर करके रख रहा है कॉलियोप्टिल। यही बात खाली मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में हमको याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारी डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, हमारी सिनगेमी प्रोसेस के बाद जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बना देता है, उसके बारे में भी हमने देख लिया। और ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस के बाद जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना, उसने कैसे आगे जाके एंडोस्पर्म बना दिया, ये भी हमने देख लिया। अब इन्हीं स्ट्रक्चर से कॉन्स्टिट्यूट होता है हमारा सीड। तो हमारे पास में पढ़ने के लिए रह गए छोटे छोटे से 1-2 टॉपिक बस, जो हमारी फ्लावरिंग प्लांट्स की पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस जिसके बारे में अभी तक पढ़ रहे थे, इस पूरी प्रोसेस का जो एंड रिजल्ट है वो हमारे सीड और फ्रूट्स ही होते हैं। तो केवल सीड और फ्रूट्स के बारे में पढ़ना हमारे लिए रह गया
इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो चलो इन्हीं दोनों टॉपिक्स को लेकर मिलते हैं अगली बार।